हटना तो चाहिए। सुकून से पैसा कमा के जो महीने भर खून जलाया और जब उससे उस तनख्वाह लेके घर गए उसमें से पैसा कटवाया तो बुढ़ापे में सुकून से रखने के लिए ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ आप कंसल्टेंट है, अदर वे में मत लेना। यहाँ कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं, अपना पैसा है भाई, हमारा पैसा दो बीच में कंसल्टेंट की हमें जरूरत क्या, उनसे पाठ पढ़ने की, कैसे देना है, क्या करना है। सीधा सीधा बात होना चाहिए ना। इन्होंने काम किया 40 साल, इनका पैसा काटा तुमने, पीएफ का जो पैसा बनता है बैंक के ब्याज के हिसाब से ही हमें दे दो। सिंपल सी होना चाहिए ना। इतनी जलेबी क्यों बना रखी है जनता की इस देश में। अभी आए हैं, मतलब बस 22 जनवरी को भी राम जी आए, उससे पहले राम जी नहीं थे देश में। राम जी मतलब राम जी 22 जनवरी को ही आए, जनवरी को आए। देश भी 2014 में ही आजाद हुआ। फिर देश में 2014 में आजाद हुआ। जो आप एज ए कंसल्टेंट लोगों को क्या सलाह देंगी कि पीएफ में पैसा कटाएं या ना कटाएं आज के दिन? नहीं सर, मैं एज ए कंसल्टेंट सबको एडवाइस करती हूँ कि पीएफ में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस दिन के लिए। नहीं हाँ। हर पेंशन जो इस देश की जनता का कटा है उसको मार्केट लिंक कर दिया गया है, जो सबसे बड़ी एक वजह है जनता के सफर करने का, जिसको पेंशन नहीं मिल पा रहा। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट लिंक जो किया गया है, यानी शेयर बाजार में जनता के पैसे जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पेंशन के पैसे, उससे फायदे होने थे कि नुकसान हो रहे हैं, इस वजह से सरकार नहीं दे पा रही? सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे सीधी सी पॉइंट टू पॉइंट ये बताइए कि जो ये डिमांड कर रहे हैं 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की, वो पेंशन सरकार के लिए देना मुमकिन है या नामुमकिन है? बीइंग कंसल्टेंट आपको क्या लगता है? और अगर मुमकिन है तो सरकार क्यों नहीं मान पा रही है? 80% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं, जहां पे ना पीएफ है, ना ईएसआई है, ना दिहाड़ी है, ना महीने का वेतन है। काम करो, पैसा लो 200-250 रुपये और घर जाओ, और अगले दिन काम की कोई गारंटी नहीं है। तो इस देश के जो 20% जनता में ये भी आते हैं ओवरऑल, तो ये अगर पीएफ कटा के रोड पे है तो जनता तो कहेगी पीएफ काट के क्या हमें जंतर मंतर में बिठाना चाहते हो बाद में? देखिए सर, पीएफ का जो आपने बोला कि दिहाड़ी मजदूर को नहीं कटता, इसका नहीं कटता। आप कैसे जुड़ी हुई हैं इन लोगों से, ये बताइए पहले। मैं दिल से इन सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ और जो भी इनकी मांग है मैं उससे सहमत हूँ और मुझे लगता है सभी को इनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अभी सर ने बताया कि 80 लाख लोग इन लोग की हैं जो जुड़े हुए हैं इस संगठन से, लेकिन आपके माध्यम से आप लोग सबको ये बता सकते हैं, जितने भी अभी इस टाइम पे एम्प्लॉय हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी ईपीएस के मेंबर हैं। लेकिन गवर्नमेंट वाले भी तो बहुत सारे आते हैं हाँ, जो भी पीएफ के मेंबर हैं, जिनका भी प्राइवेट क्या, तब तो ये जितने भी हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जिसमें भी जिनका भी पीएफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी ईपीएस के मेंबर हैं, सभी आप ईपीएस के मेंबर हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर क्योंकि जागरूक नहीं है, अभी एम्प्लॉय की सैलरी मिलती है उसमें से पीएफ कटता है, वो सोचते हैं पीएफ कट रहा है, सेविंग हो रहा है। आप थोड़ा सा अपना क्रेडेंशियल बताइए ना, कि आप मतलब कुछ कंसल्टेंट हैं या क्या हैं, ये बताइए मुझे आप। ओके, मैं पीएफईएसआई कंसल्टेंट हूँ। तो पीएफईएसआई कंसल्टेंट है। मुझे सीधी सी पॉइंट टू पॉइंट ये बताइए कि जो ये डिमांड कर रहे हैं 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की, वो पेंशन सरकार के लिए देना मुमकिन है या नामुमकिन है? बीइंग कंसल्टेंट आपको क्या लगता है? और अगर मुमकिन है तो सरकार क्यों नहीं मान पा रही है? नामुमकिन है तो किस तरह से ये गलत डिमांड कर रहे हैं? आप एक एक्सपर्ट है, आप कंसल्टेंट है ना, तो आप इस पे रोशनी डालिए कि या हाँ 7,500 इनकी डिमांड जायज है या कम है, इससे ज़्यादा भी इनको सरकार दे सकती है। नहीं, बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले जो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है उस टाइम पे 417 रुपये, फिर 541 रुपये, इस टाइम पे 1250 है। अगर किसी कहीं पे कुछ आरडी खोलते हैं, कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है, एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल आम पब्लिक, जो हम बहुत ज़्यादा घुमावदार बात ना करके, अगर कहीं पे भी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी भी बैंक में, किसी आरडी में कुछ भी खोल रहे हैं, तो हमारा जो पैसा है सालों साल हम 10 साल 20 साल 30 साल रख रहे हैं, तो वो पैसा तो जमा है ही, साथ में हमें उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यहाँ तो क्या है, वो जो जमा है पैसा वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है। जो पेंशन मिल रही है वो भी आपकी मिनिमम 1,000 रुपये है, किसी को 2,000, 2,500, 3,000। तो जो मांग है इनकी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपका हर महीने कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, 6 महीने से कम जिसकी सर्विस है, इस टाइम पे बहुत सारे लेबर हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि पीएफ कंपलसरी है। आपने एक मिनट, आपने डिपॉजिट की बात करी, एफडी की बात करी कि वो पैसे उसमें जमा होते तो मिलते। मौजूदा वक्त में हर पेंशन, मैं एक ही पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पेंशन जो इस देश की जनता का कटा है उसको मार्केट लिंक कर दिया गया है, जो सबसे बड़ी एक वजह है जनता के सफ़र करने का, जिसको पेंशन नहीं मिल पा रहा। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट लिंक जो किया गया है, यानी शेयर बाजार में जनता के पैसे जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पेंशन के पैसे, उससे फायदे होने थे कि नुकसान हो रहे हैं, इस वजह से सरकार नहीं दे पा रही? सिंपल सा क्वेश्चन है।
लोगों को आप टीवी देखती होंगी, ऐड आता है कि SIP में इन्वेस्ट कीजिए, इतना 1000 रुपया डालिए और 10 लाख रुपया निकालिए 4 साल 10 साल बाद। तो सरकार तो मार्केटिंग प्लान में ही डाल रही है, तो प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं हो रहा होगा, और अगर नुकसान हो रहा है तो जनता के पैसे से जुआ क्यों खेला जा रहा है? सीधी सी दो ही क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात आपकी है सर, कि अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है या जो भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में लगा रही है, बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों लगा रही है? तो एम्प्लॉइज़ का जो पैसा है, जो कंट्रीब्यूशन जो इनकी डिमांड है 7500 जो भी जमा हुआ है, अगर नुकसान हो रहा है तो इन बुजुर्ग पेंशनर से या किसी भी तरह के पेंशनर से कंसेंट ली गई कि हाँ आपका पैसा हम जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट जुआ है, बिल्कुल कोई कंसर्न तो नहीं ली गई। कोई कंसेंट ली गई? नहीं, कोई कंसर्न नहीं ली गई। PF का पैसा नहीं लगाना चाहिए, और जो भी डिमांड है 7500 कोई बड़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल फैसिलिटी ये बोल रहे हैं, PF में कोई DA भी नहीं है, इनकी पेंशन में कोई DA नहीं है। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद आपको 2000 मिल रहा है तो 1000 मिल रहा है, 900 मिल रहा है तो 900 ही मिल रहा है, तो DA भी उसमें होना चाहिए। आप एज ए कंसल्टेंट लोगों को क्या सलाह देंगी कि PF में पैसा कटाएं या ना कटाएं आज के नहीं डेट सर, मैं एज ए कंसल्टेंट सबको एडवाइस करती हूँ कि PF में कंट्रीब्यूशन होना में? चाहिए। इस दिन के लिए नहीं हाँ, आप बीइंग ए कंसल्टेंट लोगों को सलाह क्या देंगी कि PF में अगर वो पैसा कटाएं अभी, या जो पैसा वो PF में ना कटाएं, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करना बेहतर है इससे कि दिहाड़ी जो मिले पूरा लेके घर जाओ, आराम से सो जाओ? नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ, कटाना नहीं कटाना एम्प्लॉय की मर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप कह रहे हो, एक दिन भी कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करता है, उसका भी PF कंट्रीब्यूशन होता है, जो जरूरी है, होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर की PF कहाँ है मैम? इस देश के 50 करोड़ जनता इनफॉर्मल सेक्टर में जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, 200, 250, 300 रुपए दिहाड़ी पे, वहाँ तो है ही नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, आप कंसल्टेंट है, मेरे से सुन के जाइए। आज इस देश के 20% वो खुशनसीब लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट की डेटा बता रहा हूँ, मैक्सिमम 80% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं, जहां पे ना PF है, ना ESI है, ना दिहाड़ी है, ना महीने का वेतन है। काम करो, पैसा लो, 200-250 रुपए, घर जाओ, और अगले दिन काम की कोई गारंटी नहीं है। तो इस देश के जो 20% जनता में ये भी आते हैं ओवरऑल, तो ये अगर PF कटा के रोड पे है तो जनता तो कहेगी PF काट के क्या हमें जंतर मंतर में बिठाना चाहते हो बाद में? देखिए सर, PF का जो आपने बोला कि दिहाड़ी मजदूर को नहीं कटता, इसका नहीं कटता। PF इस टाइम पे हर कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय भी, उसका भी कटता है। और कई बार लेबर को पता भी नहीं होता, वो डिपार्टमेंट में पड़ा रहता है। और लेकिन कई बार लेबर की जो प्रॉब्लम है वो PF का क्या रहता है कि जैसे पैसा निकालने में कई बार इतनी दिक्कतें होती हैं, वो सोचता है मेरा पैसा पता नहीं कहाँ जाएगा, तो बार बार निकालते रहते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी है। इवन आप जो आपका क्वेश्चन है कि नहीं 20% है, 20% नहीं है। आप एक्चुअल में आप बोलेंगे तो काफ़ी, हर जितने घर में जो भी एम्प्लॉय, जो भी मेंबर है, जितने जॉब कर रहे हैं, सभी PF के मेंबर हैं। वो EPS के मेंबर भी हैं। 60-70 लोगों का अभी PF के मेंबर है, EPS के मेंबर है, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता। अभी इस टाइम पे जो आप कवरेज कर रहे हैं, अगर आप पूछेंगे हमारे एजुकेटेड लोगों से भी पूछेंगे, एजुकेटेड एम्प्लॉय से भी पूछेंगे, उसे भी नहीं पता है कि सब क्या हो रहा है। तो आप लोग उसको जागरूक करेंगे, अच्छा है। चलिए तो आपको कटना तो चाहिए, सुकून से पैसा कमा के जो महीने भर खून जलाया और जब उससे उस तनख्वाह लेके घर गए उसमें से पैसा कटवाया, तो बुढ़ापे में सुकून से रखने के लिए ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ आप कंसल्टेंट है, अदर वे में मत लेना। यहाँ कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं, अपना पैसा है भाई, हमारा पैसा दो। बीच में कंसल्टेंट की हमें जरूरत क्या, उनसे पाठ पढ़ने की, कैसे देना है, क्या करना है? सीधा सीधा बात होना चाहिए ना। इन्होंने काम किया 40 साल, इनका पैसा काटा तुमने, PF का जो पैसा बनता है बैंक के ब्याज के हिसाब से ही हमें दे दो। सिंपल सी होना चाहिए ना। इतनी जलेबी क्यों बना रखी है जनता की इस देश में? बिल्कुल, ये इसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि जलेबी क्यों बना रखी है। और पेंशन जो मैं कह रही, जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये किसी से नहीं कहूँगी कि PF नहीं कटवाना चाहिए, कटवाने से बेनिफिट है। यही दिन देखने के लिए कटवाए और आपको फीस देने के लिए। आई एम जस्ट जोकिंग कि देखिए, इस देश के बड़ा दुर्भाग्य, थोड़े ठीक है, थोड़ा सा लाइट मूड में भी आना चाहिए। इस देश का बहुत दुर्भाग्य, ये बुजुर्ग बहुत दुख में खड़े हैं, बहुत दुखी हैं। किन्हीं के बच्चे बेरोजगार होंगे, किन्हीं के बच्चों के पास रोजगार होगा तो वो पूछता नहीं होगा, किसी की बिटिया की शादी करने लायक हो चुकी होगी, किसी के बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ने लायक होंगे लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे होंगे। कई चीज़ें हैं। एक आदमी जब आप उस पड़ाव को पार कर जाता है, जब बच्चे उनके बड़े होना शुरू होते हैं, 10 तरह के खर्चे होते हैं, वो उन खर्चों के लिए पैसा जोड़ा था, जो खर्चा ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी अभी हमारे देश में प्रभु राम लला जी आए सर, अयोध्या में। हाँ। तो
मोदी साहब को मैं अभी अभी आए हैं, मतलब अभी भी बस आए 22 जनवरी को भी राम जी आए, उससे पहले राम जी नहीं थे, नहीं थे, उसके पहले नहीं थे देश में राम जी, पहले नहीं थे देश में, मतलब राम जी 22 जनवरी को ही 22 आए। जनवरी को आए हैं। देश भी 2014 में ही आजाद हुआ फिर। देश में 2014 में आजाद हो, जो आप कहें जो भी कहें, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि दुनिया जान रही है कि हमारे देश में रामलला जी 22 जनवरी को आए, ठीक है। अब मोदी जी कहते हैं सर कि राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया, राम राज्य। तो मेरी एक छोटी सी निवेदन सर, आ गए रामलला, मोदी जी आ गए हमारे देश में रामलला, अब हमें पहनाओ हमारे ईपीएस की 4 सूत्री मांगों का छल्ला। अच्छा। 4 सूत्री मांगों का छल्ला पहना दो, राम राज्य आ गया सर। बस, धन्यवाद सर। चलिए, मोदी जी सुन रहे हैं आप, मोदी जी सुनेंगे सर, सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। जिनसे छल्ला पहनाने को बात करें वो छल्ला निकाल के गायब हो चुके हैं खुद ही। मैं किस छल्ला की बात कर रहा हूँ समझ लेना, वो छल्ला ये हाल है, जिनसे छल्ला ये मांग रहे हैं वो छल्ला लेके गायब हो चुके हैं खुद ही। चलिए।